डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। तो देखिए भाई, ये 10वीं के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में सामान्य विज्ञान के रूप में भी इस चैप्टर का बहुत महत्व है। तो हम बात करते हैं आपकी 10वीं के सेकंड चैप्टर और उसका नाम है आपकी मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। तो बात कर रहे हैं अपन ह्यूमन सिस्टम के बारे में, मानव तंत्र के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका सेल, कोशिका इस सेल के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो देखिए भाई, कोशिका या सेल क्या है? देखिए, कोशिका या सेल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपकी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी का सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो कौन है? आपकी कोशिका है, सेल है। जिस प्रकार से एक दीवार होती है, उस दीवार को एक एक पत्थर चुनकर या एक एक ईंट चुनकर उस दीवार को बनाया जाता है, उस दीवार से मकान बनता है, उसी प्रकार कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समान आकार आकृति वाली कोशिकाएं मिलकर समान आकार आकृति संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं आपके उत्तक। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और एक दूसरे के संबंधित कार्य करने वाले अंग मिलकर बनाते हैं आपकी अंग तंत्र। और विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बनता है आपकी मानव शरीर। बॉडी बनती है, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। तो देखिए भाई, हमारी ये जो बॉडी है, हमारा ये जो शरीर है, वह कोशिका, उत्तक, अंग और विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो देखिए भाई, हमारे इस शरीर के अंदर विभिन्न अंग तंत्र होते हैं। अंग तंत्र की बात कर रहे हैं, देखिए ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है आपके? ये हो गई सेल, ये हो गया आपके टिश्यू, ये हो गया आपके ऑर्गन, ये हो गया आपके ऑर्गन सिस्टम, और ये हमारी हो गई बॉडी। तो देखिए भाई, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, अनेक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पाचन तंत्र की, किसकी बात करें? श्वसन तंत्र की, किसकी बात करें? उत्सर्जन तंत्र की, किसकी बात करें? परिसंचरण तंत्र की, किसकी बात करें? जनन तंत्र की, किसकी बात करें? तंत्रिका तंत्र की, किसकी बात करें? अंतःस्रावी तंत्र। तो ये विभिन्न अंग तंत्र मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हम बात करेंगे इस मानव तंत्र, इस ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के अंदर सबसे पहले आपके सिस्टम के बारे में, और वो सिस्टम है आपकी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता कब होती है? भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करना और उन्हें विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अवशोषण होने योग्य तब्दील करना, उनसे ऊर्जा का उत्पादन करना, ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक बात आती है पाचन की। पाचन की, या जिसे अपन बोलते हैं आपकी डाइजेशन। तो देखिए, पाचन या डाइजेशन क्या है? देखिए, पाचन या डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जटिल खाद्य पदार्थ हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को आपके
विभिन्न रासायनिक क्रिया, विभिन्न रासायनिक क्रिया विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, विभिन्न एंजाइमों द्वारा या विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इन जटिल खाद्य पदार्थों को किसमें तब्दील कर दिया जाता है? इन्हें आपके सरल अवशोषित होने योग्य, अवशोषित होने योग्य अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आपकी डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो पाचन या डाइजेशन क्या है? इस प्रक्रिया के अंदर आपके जटिल जो खाद्य पदार्थ हैं, उन जटिल खाद्य पदार्थों को रासायनिक क्रिया जो एंजाइमों की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसके माध्यम से सरल यानी छोटे अणुओं के अंदर अवशोषित होने योग्य अणुओं में तब्दील करने की जो प्रक्रिया होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? आपके डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो देखिए भी हम बात कर रहे हैं आपके पाचन तंत्र के बारे में। तो ये हमने डायग्राम बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के अंदर बात करते हैं मानव पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न भागों के बारे में। तो देखिए भी मानव पाचन तंत्र के अंदर मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग होता है, वह होती है आपकी आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं आपकी पाचक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और दूसरा है वो आपकी पाचक ग्रंथियां। पहले बात करते हैं आहार नाल। तो आहार नाल जो है वो क्या है? आहार नाल है वो आपकी 8 से 10 मीटर लंबी आपकी एक नलिकाकार संरचना है। 8 से 10 मीटर एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो कहां से प्रारंभ होती है? जो मुख से प्रारंभ होती है, जो आपकी मुख से प्रारंभ होकर की अंतिम भाग गुदा तक फैली रहती है, और यहां तक इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर के लगभग होती है। हम बात करते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी कुंडित नलिकाकार संरचना होती है, जिसके विभिन्न भागों से होकर भोजन है वो आपकी गुजरता है और उसके डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है देखते हैं। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं आपके सबसे पहले आहार नाल के बारे में बात करते हैं। मुख, मुख एक छिद्र के रूप में होता है। ये मुख आपके किस में खुलता है? मुख खुलता है आपके मुख गुहा में। तो माउथ जो है वो आपके खुलता है मुख गुहा में, बक्कल कैविटी के अंदर। और ये बक्कल कैविटी आगे किस में खुलती है? ये खुलती है आगे आपकी ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी आगे नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे बोलते हैं आपकी ग्रासनाल, उसे कहते हैं आपकी ग्रासनाल। ग्रासनाल आगे किस में खुलती है? ग्रासनाल खुलती है आपकी आगे आमाशय के अंदर, आमाशय में खुलती। अब देखिए ये आमाशय जो है, इस आमाशय के 3 भाग हैं। ठीक है, इस आमाशय के आपकी 3 पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? देखिए सबसे पहला ये जो पार्ट है जिसमें आपकी ग्रासनाल खुलती है, उसे कहते हैं आपकी पाइलोरिक कार्डियक। फिर उसके बाद में इसका जो मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं फंडिस। फिर उसके बाद में यहां से ये जो तीसरा भाग है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। और ये तीनों भाग किसके हैं? ये तीनों भाग हैं आपके आमाशय के। तो ये
जी आकार की जो संरचना है वो आमाशय की है। आमाशय आगे किसके अंदर खुलता है? आमाशय आगे छोटी आंत के अंदर खुलता है, छोटी आंत आगे बड़ी आंत में खुलती है, और बड़ी आंत का अंतिम भाग जो होता है वो मलाशय, जो मलाशय वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो देखिए भाई, हम बात करते हैं 1 by 1। तो देखिए, जो आमाशय है वो आमाशय आगे आपकी ग्रहणी भाग में खुलता है। तो मैं लिखता हूं आपकी ग्रहणी। तो देखिए, ये ग्रहणी के बाद में जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं आपकी अग्र शुद्रांत्र, और सबसे जो अंतिम भाग होता है उसे कहते हैं अपन शुद्रांत्र। इंग्लिश में ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडेनम, अग्र शुद्रांत्र को बोलते हैं जेजुनम, और उसके बाद में शुद्रांत्र को अपन बोलते हैं इलियम। और ये तीनों भाग किसके हैं? ये तीनों भाग है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये कह सकते हैं छोटी आंत की। ये तीनों पार्ट जो है वो किसके हैं? ये तीनों पार्ट है आपके छोटी आंत की। छोटी आंत किसमें खुलती है? छोटी आंत खुलती है आपकी बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है। तो देखिए भी, बात करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए भाई, बड़ी आंत के अंदर सबसे पहला हिस्सा जो है उसे बोलते हैं आपके सिक्कम। ये जो पार्ट है ये पहला, और इस भाग को बोलते हैं सिक्कम, या इसे हिंदी में बोलते हैं अंधनाद। ठीक है, और यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। इसे कहते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इसके बारे में भी 1 by 1 बात करेंगे आगे। फिर सिक्कम का, बड़ी आंत का ये पहला पार्ट हो गया सिक्कम। इसके आगे वाले ये पोर्शन जो है इसे बोलते हैं आपकी, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो है आपके बृहदांत्र। ठीक है जी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन या बृहदांत्र। तीसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय। ठीक है, तो ये बड़ी आंत के पीछे 3 पार्ट है। अब हम 1 by 1 ऊपर से वापस शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर शुरुआत करते हैं अभी कहां से? यहां से शुरुआत करते हैं मुख से। ये मुख है वो आपके पहला पार्ट। मुख क्या? दरार रूपी संरचना होती है जो ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरी होती है। आपके मुख के द्वारा भोजन के कोर को अंदर की ओर लिया जाता है। मुख जो होता है वो किसके अंदर खुलता है? मुख खुलता है आपके मुख गुहा के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। तो देखिए भाई, जो दूसरा पार्ट है वो है आपकी मुख गुहा या बक्कल कैविटी। अब देखिए भाई, बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इस बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? यहाँ इस मुख गुहा में पाई जाती है एक तो जीभ पाई जाती है। ठीक है, जीभ पाई जाती है। जीभ का जो अग्रभाग होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, लेकिन जो पिछला भाग होता है वह आपके पीछे की ओर फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा हुआ होता है, यानी हमारी जीभ का पीछे वाला हिस्सा तो स्थिर रहता है, आगे वाला भाग है वो स्वतंत्र होता है, वो हमेशा चारों ओर मूवमेंट करता रहता है। इसके अलावा और क्या होता है मुख गुहा में? इसके अलावा और मुख गुहा में पाई जाती है आपकी लार ग्रंथियां। उन लार ग्रंथियों की बात करेंगे हम पाचक ग्रंथियों के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, जीभ के अलावा और क्या पाए जाते हैं? जीभ के अलावा पाए जाते हैं आपके दांत। तो जीभ के अलावा पाए जाते हैं आपके दांत। तो हम बात करें आपके मुख गुहा या बक्कल कैविटी के अंदर जो दूसरा भाग पाया जाता है वो पाए जाते हैं आपके दांत या टीथ। तो देखिए भी, दांत या जो टीथ होते हैं ये मुख्यतः, दांत जो होते हैं वे मुख्यतः किससे बने होते हैं? वे बने होते हैं आपके डेंटाइन से।
तो दांत जो मुख्यतः वो किससे बने होते हैं? मुख्यतः डेंटाइन से बने होते हैं। जो डेंटाइन है वो कैसा है? ये आपके मुलायम होता है, कोमल होता है, ठीक है। और इस डेंटाइन के ऊपर एक कठोर आवरण होता है, उसे बोलते हैं आपके इनेमल। क्या बोलते हैं उसे? उसे कहते हैं इनेमल, ठीक है। तो दांतों के ऊपर इनेमल का दृढ़ आवरण पाया जाता है। और ये इनेमल क्या है? ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे सख्त, सबसे कठोर पदार्थ है। ये हमारे लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अग्निसह पदार्थ है। ये हमारे शरीर के अंदर उपस्थित सबसे दृढ़, सबसे शक्त पदार्थ है। क्या? इनेमल। और इनेमल क्या करता है? हमारे दांतों का ये जो ऊपरी सफेद आवरण है वो क्या है? वो इनेमल से बना होता है। तो हमारे मानव के अंदर जो दांत होते हैं वे दांत कैसे होते हैं? मानव के अंदर जो दांत होते हैं वे दांत होते हैं आपके द्विबारदंती। कैसे होते हैं? ये आपके द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब क्या है? जीवन में कितनी बार आते हैं? जीवन में आते हैं 2 बार। और क्या होते हैं भाई? ये जो दांत होते हैं वो होते हैं कैसे? गर्तदंती। कैसे होते हैं? गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब क्या है? जो दांत होते हैं वे कैसे होते हैं? गड्ढे में धंसे होते हैं और मसूड़ों के आवरण से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन के अंदर दांत 2 बार आते हैं। जो सबसे पहले दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। 6 माह की उम्र में दांत आने शुरू हो जाते हैं और उनकी संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 20। तो जो आपके दूध के दांत होते हैं, आपके दूध के दांत, जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। वो अस्थायी होते हैं। और जो दूसरी बार जब दूध के दांत गिर जाते हैं उसके बाद जो दूसरी बार दांत आते हैं वे दांत होते हैं आपके स्थायी दांत। तो उन्हें कहते हैं आपकी, वो दांत कैसे होते हैं? वो दांत होते हैं आपके स्थायी दांत। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है टोटल 32 होती है, 32 होती है। 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत आपके निचले जबड़े में। तो स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहले बात करते हैं कृंतक, दूसरी बात करते हैं आपके रदनक, तीसरी बात करते हैं आपके अग्रचौणक और उसके बाद में चौथे जो है वो है आपके चौणक, ठीक है। कृंतक को इंग्लिश में बोलते हैं आपके इंसाइजर। कृंतक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। रदनक को इंग्लिश में कहते हैं आपके कैनाइन। अग्रचौणक को इंग्लिश में बोलते हैं आपके प्रीमोलर। और चौणक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपके मोलर। तो देखिए भाई ये 4 प्रकार के दांत होते हैं वो स्थायी दांत के अंतर्गत होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृंतक के बारे में। जब हम स्माइल करते हैं, ठीक है, जब हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने पर जो सबसे पहले दांत दिखाई देते हैं वो दांत होते हैं कौन से? कृंतक होते हैं, इंसाइजर होते हैं। 6 माह की उम्र में सबसे पहले ये दांत निकलते हैं वो कृंतक निकलते हैं, इंसाइजर निकलते हैं। क्या काम होता है इन दांतों का? काम होता है भोजन को काटने का। तो ये क्या काम करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कैनाइन, ठीक है। कैनाइन या जिसे अपन कहते हैं रदनक। रदनक इंसाइजर के बाद में दूसरे दांत है रदनक। और रदनक दांत जो होते हैं 2 दांत आपके नीचे की ओर होते हैं, 2 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं। हम देखते हैं जब गुर्राता है कोई, ठीक है, जब आप देखते हैं कुत्ता या कोई मांसाहारी प्राणी गुर्राता है, गुर्राने पर आप देखते हैं 4 दांत, 4 नुकीले दांत दिखाई देते हैं। वो जो 4 नुकीले दांत दिखाई देते हैं वो दांत कौन से हैं? रदनक हैं। वो दांत कौन से हैं? कैनाइन से हैं। और क्या है विशेष बात कैनाइन की कि कैनाइन जो होते हैं ये कैनाइन दांत है वो आपके मांसाहारी प्राणी, मांसाहारी जंतुओं के अंदर सर्वाधिक विकसित होते हैं, ठीक है। और भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो कुत्ता है, चाहे शेर है, भेड़िया है, उनके अंदर रदनक दांत आसानी से दिखाई देते हैं। गुर्राने पर बहुत नुकीले दांत दिखाई देते हैं, ठीक है।
फिर बात करते हैं आपकी अग्रचौणक के बारे में। तो देखिए भाई, उसके बाद सबसे पहले कृंतक, उसके पीछे पास में रदनक, रदनक के पीछे की ओर आपके जो दांत पाए जाते हैं वो होते हैं अग्रचौणक या प्रीमोलर, भोजन को पीसने का काम करते हैं। उनके पीछे की ओर जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं चौणक या मोलर, ठीक है। और सामान्यतः इन्हें डाढ़े भी कहते हैं और ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मानव दंत सूत्र के बारे में। तो देखिए भाई, हम लिखते हैं मानव दंत सूत्र, तो मानव दंत सूत्र। तो देखिएगा भाई, मानव दंत सूत्र ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मानव दंत सूत्र को एक याद करने का तरीका देखिए, हमने जो सीक्वेंस लिखा है हम उसी सीक्वेंस को लिखते हैं। हमने लिखा, देखिए यहां से इंसाइजर से लिया आई, यहां अपन ने इंसाइजर से लिया आई, मैं यहां से एक बार इसको मिटा देता हूं आमाशय को। हमने इंसाइजर से आई लिया, हमने रदनक यानी कैनाइन से क्या लिया, हमने सी लिया, हमने आपकी अग्रचौणक या प्रीमोलर से हमने क्या लिया, पीएम लिया, फिर हमने मोलर से क्या लिया, आपकी एम लिया, ये हमने एम लिया। अब हम क्या करते हैं, आपकी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये इसका सीक्वेंस है, कृंतक, रदनक, अग्रचौणक और चौणक, ठीक है। अब देखिए भाई, इसको दंत सूत्र को याद करने का तरीका होता है 21/21/21/23, लेकिन ये सीक्वेंस ये होना चाहिए। तो हम याद देते हैं ये 21, ये 23/21/23, ये हो गया मानव दंत सूत्र। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली जो संख्या है वो ऊपरी जबड़े के अंदर है, नीचे वाली जो संख्या है वो निचले जबड़े में है, लेकिन प्रत्येक क्या है, जोड़े के अंदर है, पेयर्स के अंदर है। तो देखिए भाई, 2 जोड़ी इंसाइजर ऊपरी जबड़े में, 2 जोड़ी निचले जबड़े में, 1 जोड़ी कैनाइन ऊपरी जबड़े में, 1 जोड़ी कैनाइन निचले जबड़े में, प्रीमोलर्स 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी नीचे, 3 जोड़ी मोलर्स ऊपर, 3 जोड़ी नीचे, ठीक है। तो देखिए भाई, 2 और 1 3, 2 5 और 3 हो गए, टोटल कितने, 8। 8 इंटू मैं जब 2 करूंगा तो यहां हो जाएंगे 16, और इधर नीचे भी संख्या इनकी होती है 8, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएंगे, 16। तो 16/16 हो गई आपकी, 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचली जबड़े में। टोटल कितने दांत हो जाते हैं आपकी, टोटल हो जाते हैं, टोटल आपके 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये बनता है मानव दंत सूत्र, ठीक है। तो बात हो गई आपकी मानव दंत सूत्र की, किस दांत का क्या कार्य है उसकी बात हो गई। यहां पे जो चौणक या मोलर दांत है, उस मोलर के अंदर सबसे पीछे वाला जो दांत होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं आपकी अक्कल दाढ़, उसे कहते हैं आपकी अक्कल दाढ़ कहते हैं, या इसको बोलते हैं विजडम टीथ, उसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। और ये क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात की अपन ने कहा कि हमने बात की आपकी मुख गुहा के अंदर, ठीक है, मुख गुहा के अंदर दांतों की बात हो गई, और इस प्रकार दांतों के माध्यम से भोजन को चबाया जाता है, और जीभ के माध्यम से भोजन जो चबाया गया है उस चबाए गए भोजन में लार को मिलाने का काम किया जाता है। तो देखिए भाई, अब हम चलते हैं उसके आगे। मुख गुहा खुलती है किसके अंदर, ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के अंदर एक कॉमन भाग के रूप में काम करती है, ठीक है। नासा गुहा भी ग्रसनी में खुलती है, और मुख गुहा भी आपकी किस में खुलती है, ग्रसनी के अंदर खुलती है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, हम आगे बात करते हैं आपके ग्रसनी के बारे में। तो ये देखिए, ग्रसनी आगे किस में खुलती है, ग्रासनाल। इस ग्रसनी को अपनी इस बुक के अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी के अंदर आपकी विभक्त कर रखा है, ठीक है। और वो आगे ग्रसनी वाला ये जो हिस्सा है वो किसमें खुलता है, ग्रासनाल में, और लगभग इस ग्रासनाल की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक समझने वाली ये बात है, ये जो आपकी ग्रासनाल है, इस ग्रासनाल के आगे की ओर एक और नलिका होती है, और उस नलिका को अपन कहते हैं श्वासनाल। श्वासनाल के अंदर श्वसन तंत्र के माध्यम से जो ली गई वायु है वो जाती है, और भोजन नाल या ग्रास नाल के अंदर आपकी भोजन प्रवेश करता है,
तो देखिए भाई इन दोनों के छिद्र जो होते हैं वे कहां खुलते हैं, इन दोनों के छिद्र जो खुलते हैं कहां पर खुलते हैं, इस ग्रसनी वाले हिस्से पर, इसके शीर्ष भाग में खुलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है और उस विशेष प्रकार की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहां पर एक पाली के समान संरचना पाई जाती है, एक पर्ण के समान संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अपन एपिग्लॉन्टिस, उसे कहते हैं आपकी एपिग्लॉन्टिस। ठीक है, या इसे हिंदी में कहते हैं घाटी ढापन, घाटी ढापन या घाटी ढक्कन या एपिग्लॉन्टिस, एपिग्लॉन्टिस कहते हैं। तो यहां पर एक पालीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और वो पालीनुमा संरचना क्या करती है, पालीनुमा संरचना भोजन को भोजन नाल में जो भेजती है और श्वास वायु को श्वास नाल में भेजती है। जैसे ही हम मुख गुहा से भोजन का निवाला निगलते हैं उसी दौरान वह एपिग्लॉन्टिस, वह पाली के समान संरचना आपके इस श्वास नाल का जो छिद्र होता है उसके ऊपर आ जाती है, यानी वो ढक जाती है और भोजन चला जाएगा आपके किसके अंदर, वो भोजन चला जाएगा आपके किसके अंदर, ग्रास नाल में चला जाएगा। जैसे ही भोजन का निवाला इधर गया वापस ये आपकी एपिग्लॉन्टिस है वो यानी पाली है वो हट जाएगी और यहां से श्वास है वो श्वास नाल में आती जाती रहेगी। ठीक है, तो इस एपिग्लॉन्टिस से भी क्वेश्चन बनता, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ग्रास नाल की। तो देखिए भाई ग्रास नाल में आपके किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, अब ये जो ग्रास नाल है वो ग्रास नाल आपकी किसमें खुलती है, वो ग्रास नाल खुलती है आपकी एक जे आकार की संरचना। ठीक है, जे आकार की संरचना होती है, उस जे आकार की संरचना को अपन कहते हैं क्या, उसे कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं, आमाशय, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टोमक, आमाशय, स्टोमक कहते हैं। इस आमाशय के अंदर ये ग्रास नाल खुलती है और इस आमाशय या स्टोमक की संरचना जे आकार की होती है, वो 3 भागों में डिवाइड होती है। जिसमें ग्रास नाल खुलती है उस भाग को बोलते हैं कार्डियक, ये पहला भाग, और इस आमाशय का जो हिस्सा आगे इस ग्रहणी यानी नलिकाकार संरचना के अंदर खुलता है उसे बोलते हैं अपन पाइलोरिक। ठीक है, तो देखिए भाई पहला कार्डियक हो गया, इन दोनों के कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का जो भाग होता है वो हो गया आपके फंडिस। ठीक है, तो ये जो आमाशय है, इस आमाशय के अंदर भोजन कहां से आता है, ग्रास नाल से होकर भोजन आ गया, और इस आमाशय के अंदर भोजन जो होता है वह आपके 3 से 4 घंटे तक आपके एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। 3 से 4 घंटे तक आपके भोजन है वो यहां पर संचित रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आमाशय है, आमाशय की भित्ति के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। उन जठर ग्रंथियों से क्या होता है भाई, आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है उन जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, उनसे स्रावित होता है जठर रस, और जठर रस स्रावित होता है और जठर रस के अंदर आपके एंजाइम होते हैं। जठर रस के अंदर एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है आपकी पेप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है उसे कहते हैं आपकी पेप्सिन। ठीक है, एक एंजाइम और होता है उसे कहते हैं आपकी रेनिन। ठीक है भाई, पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन से क्वेश्चन बनता है, ये जो रेनिन है वो क्या करता है, ये रेनिन दुग्ध प्रोटीन के पाचन का काम करता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन। और सामान्यतः स्तनपान करने वाले बच्चों के आमाशय के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे लिए मोस्ट है, जो स्तनपान करते हैं उन बच्चों के अंदर रेनिन है वो दुग्ध प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम पाया जाता है, रेस्ट के अंदर ये नहीं होता है। अब देखिए और आमाशय में क्या होता है, और आमाशय के अंदर इसकी भित्ति के अंदर आपके श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती है, या इसे बोलते हैं अपन गॉबलेट सेल्स, और क्या बोलते हैं आपकी गॉबलेट सेल कहते हैं। देखिए भाई इसकी श्लेष्मी कोशिकाओं को गॉबलेट कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं, और क्या स्रावित होती है आपकी श्लेष्मा स्रावित होती है। इसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा एक और सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक
कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। देखिए ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो ये देखिए ये भी हमारे लिए मोस्ट है भाई, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हमारे लिए मोस्ट है। यहाँ पे ये जो गॉबलेट कोशिका से जो श्लेष्मा स्रावित होती है ये भी हमारे लिए मोस्ट है। तो ये देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, और इसकी पीएच जो होती है 1 से 1.5 के आसपास होती है, 1.5 के आसपास होती है। यानी ये इतना जो आपके HCl जो तीव्र होता है ये हमारी आमाशय की जो भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्या बाहर होता तो नुकसान पहुंचाता। तो क्यों क्या होता अभी ये जो हमारी गॉबलेट सेल्स यानी श्लेष्मी कोशिकाएं ग्रंथियां होती है उनसे जो श्लेष्मा स्रावित होती है वो श्लेष्मा क्या करती है, इस आमाशय की भित्ति के ऊपर ये जो श्लेष्मा होती है ये श्लेष्मा क्या करती है, इस HCl अम्ल को इस आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुंचने देती और जिससे आमाशय को इस HCl द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा किसके कारण, इस श्लेष्मा के कारण। तो ये हो गया आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात, HCl अम्ल की बात, ये हमारे लिए मोस्ट है, ठीक है भाई। अब कई बार क्या होता है HCl अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हमारे आमाशय वाले भाग में क्या रहती है, जलन होती है, वो किसकी वजह से होती है, HCl के कारण। ये क्या है, अम्ल है। तो उसके उपचार में क्या लिया जा सकता है, सीधी सी बात है, अम्ल का जो विपरीत होता है उसके असर को प्रभाव को कम करने वाला जो होता है कौन होगा, बेस होगा। दुर्बल क्षार को इसकी जगह काम में लिया जा सकता है। तो ये बात होगी किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। इस प्रकार ये जो आमाशय है, स्टोमक है, इस आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके कारण यहाँ पर जो माध्यम होगा भोजन का वो कैसा होगा, अम्लीय माध्यम। उस अम्लीय माध्यम में ये सारे एंजाइम काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है और इसके अलावा वो अपन आगे इसके बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे की ओर। यहां पर ये आप जो संरचना देख रहे हैं ये जो संरचना है इस संरचना को अपन बोलते हैं यकृत, ठीक है। इसे बोलते हैं आपकी, ये क्या है भाई, लीवर है, ये यकृत है। और यहां पर ये जो पालीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है वो पालीनुमा संरचना क्या है, ये है आपकी गॉल ब्लैडर। मैं यहां से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां से थोड़ा आपके एक बार मिटा रहा हूं ताकि मुझे यहां पर लिखने के लिए कुछ जगह मिल जाए। तो देखिए भाई ये बात होगी यकृत की। यहां पे ये जो संरचना नजर आ रही है इसे बोलते हैं आपकी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या कहते हैं क्या बोलते हैं, पित्त की थैली। क्या बोलते हैं भाई, पित्त की थैली, या इंग्लिश में बोलते हैं आप। तो देखिए भाई गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली कहा जाता है। अब देखिए भाई ये जो यकृत है या ये जो लीवर है, यकृत के द्वारा आपके इसके द्वारा एक ग्रीनिश येलो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पित्तरस। किसके द्वारा संश्लेषित होता है, ये संश्लेषित होता है आपकी यकृत के द्वारा, इस लीवर के द्वारा। ये कहां पर जाके स्टोरेज होता है, संग्रहित कहां होगा, ये यहां पर होगा। तो ये कहां, यहां पर क्या होगा, संग्रहित होगा। ये कौन क्या करेगा इसका, ये इसका करेगा क्या, संश्लेषण करेगा, ठीक है। इसके आगे और बात हम नेक्स्ट इसके आगे करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए भाई ये बात होगी आपकी यकृत की। अब ये जो आमाशय है वो आमाशय किसमें खुलता है, ये जो आमाशय है ये आमाशय आपकी छोटी नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आमाशय ये पहले भाग में खुलता है। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे कहते हैं ग्रहणी। तो ग्रहणी से जुड़ा होता कौन, आमाशय। इसके पीछे का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अग्रशुद्रांत या जीजुनम, ठीक है। और उसके पीछे की ओर कौन है, सबसे अंतिम सिरा शुद्रांत्र होता है, ठीक है। और छोटी आंत और सिक्कम जहां आपस में मिलते हैं वहां पर एक अंगुली के समान संरचना होती है। उस अंगुली के समान इस संरचना को अपन बोलते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। क्रमी रूपी परिशेषिका या इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। या
ये जो परिशेषिका या अपेंडिक्स क्या है हम सभी जानते हैं। अपेंडिक्स जो है वो आपके हमारे शरीर में उपस्थित एक अवशेषी अंग है जो हमारे से जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के अंदर सेल्यूलोज के डाइजेशन का काम करती थी, क्योंकि उनके भोजन में सेल्यूलोज की क्वांटिटी है वो ज्यादा थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी ये जो छोटी आंत का ये सिरा मतलब शुद्रांत्र, इलियम और सिक्कम के मोड़ आपके जॉइंट पर परिशेषिका होती है। सिक्कम के बाद बड़ी आंत का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, वृदांत या कोलॉन, और इसका अंतिम हिस्सा कौन है, मलाशय। देखिए बड़ी आंत का ये जो वृदांत्र या कोलॉन है, उस कोलॉन को वापस 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए इसे बोलते हैं आरोही कोलॉन या आरोही वृदांत्र। ये अनुप्रस्थ वृदांत्र वापस नीचे की ओर आ रहा है उसे बोलते हैं अवरोही वृदांत्र, और ये जो हिस्सा इसे बोलते हैं सिग्मोइड वृदांत्र, यानी वृदांत्र के 4 हिस्से हो गए। इसका अंतिम हिस्सा कौन है, मलाशय या रेक्टम, और सबसे अंतिम जो सिरा है जो मलाशय है वो मलाशय आपकी गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, एनस के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। भोजन का जो कंप्लीट पाचन जो होता है वो किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। आपकी रासायनिक जो एंजाइम, आपकी रासायनिक एंजाइम क्रिया के माध्यम से कंप्लीट अधिकतम जो पाचन हो जाएगा वो कहां हो जाएगा, ग्रहणी वाले भाग में हो जाएगा। फिर आपके अग्र शुद्रांत और शुद्रांत वाले भाग में आपके अवशोषण और आंशिक पाचन की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, शुद्रांत ये जो भाग है ये सबसे लंबा भाग है। ये छोटी आंत आपके आहार नाल की सबसे लंबा यानी लगभग 6 से 7 मीटर लंबा भाग है, और उसमें भी सर्वाधिक लंबा कौन किसका भाग है, इलियम या शुद्रांत का। यहाँ पर अवशोषण और पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है कहां पर, छोटी आंत में। फिर बात करते हैं बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर ये तीनों पार्ट सिक्कम, वृदांत्र और मलाशय, ये तीनों बड़ी आंत के पार्ट हैं। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके अतिरिक्त जल और कुछ खनिज का अवशोषण होता है। इस बड़ी आंत के अंदर कुछ उपयोगी सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आपके ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु ये सहजीवी है, हमारे लिए उपयोगी हैं, ये पाया जाता है। बड़ी आंत से आगे आपके जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन को किसमें भेजा जाता है, मलाशय में, जहां एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा एक बात और छूट रही है, वो बात बता देता हूं। यहां पर और यहाँ गुदा वाले भाग में, यहाँ सभी भागों में अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी, या इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है उसे बोलते हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आपके स्फिंक्टर। मैं लिखता हूं आपके SPIN, इंस्पेक्टर, या हिंदी में कहते हैं अवरोधिनी। अवरोधिनी क्या है, ये एक रिंग के समान, रिंग यानी गोल वलय, रिंग के रूप में एक मसल्स की बनी स्ट्रक्चर होती है जो क्या काम करती है, नियमन का, रेगुलेशन का काम करती है। भोजन ऊपर से इस आमाशय में आएगा, उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, यही यहां पर भी वापस अवरोधनी पाई जाती है। वो क्या करती है, आपकी छोटी आंत और आमाशय के बीच में भोजन के आपके प्रवाह होने को नियमन का काम करती है। इसी प्रकार आपकी गुदा वाले पार्ट में भी 2 आपके वलय या रिंग के रूप में स्फिंक्टर्स या अवरोधनी पाई जाती है, जो आपके अपचित भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग करने में आपके सहायता करती है, नियमन करती है। जब हमारी इच्छा होती है तो क्या होगी, हमारे जो ब्रेन से जो संदेश, जो आपके संकेत जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिंग के रूप में अवरोधनी होती है वो क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगा, आपकी संकुचित होगी, तो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, और जैसे वो खुलेगी वेस्ट को बाहर त्याग दिया जाएगा, और उसके बाद वापस वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये बात होगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसकी बची जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट बात के अंदर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं।